तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इन्वेस्टमेंट रिस्क में आपको पता है कि 2026 करिकुलम में चेंजेस आए हैं। चेंजेस आए हैं इन द सेंस कि कुछ रीडिंग्स को शफल कर दिया है फ्रॉम लिक्विडिटी रिस्क टू इन्वेस्टमेंट रिस्क। एंड सेकेंडली इन्वेस्टमेंट रिस्क में कुछ रीडिंग्स को ऐड किया गया है। तो जो न्यू रीडिंग्स ऐड हुई हैं इन्वेस्टमेंट रिस्क में, उसमें से एक रीडिंग अपने आज कर रहे हैं, विच इज मार्केट ड्रिवन सिनेरियोज। मार्केट ड्रिवन सिनेरियोज। नाउ आपको पता होगा कि इन्वेस्टमेंट रिस्क का जो पूरा थीम है एफआरएम पार्ट 2 में, दैट इज अराउंड कि जो भी फंड हाउसेस हैं, राइट, वो कैसे हेज फंड स्ट्रैटेजीज जो है वो किस तरह की हेज फंड स्ट्रैटेजीज लेते हैं। अगर आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना है तो आपको उसमें रिस्क पर्सपेक्टिव भी ध्यान में रखना है अपार्ट फ्रॉम ओनली द रिटर्न पर्सपेक्टिव, राइट। अगर आप पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं एंड आपके पास मल्टीपल पोजीशंस हैं, तो वहां पर आपको स्ट्रेस टेस्टिंग भी करना है फ्रॉम रिस्क पर्सपेक्टिव कि कल को अगर उल्टा पुल्टा सिनेरियो कोई हो गया तो उस केस में आपके पोर्टफोलियो पे इंपैक्ट कितना आएगा। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट रिस्क का थीम है पूरा, पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट, राइट। मतलब इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट इज लाइक कि हम लोग आपको सिर्फ ये नहीं सिखा रहे कि आप रिटर्न्स पे फोकस करो व्हेन यू आर हैंडलिंग अ पोर्टफोलियो एज अ म्यूचुअल फंड मैनेजर और एज अ हेज फंड मैनेजर। आपको रिस्क पर्सपेक्टिव भी ध्यान में रखना चाहिए। और जब रिस्क पर्सपेक्टिव की बात आएगी तो आपको सिनेरियो एनालिसिस भी करना है, आपको स्ट्रेस टेस्टिंग भी करनी है, क्योंकि आप एक पोर्टफोलियो होल्ड करके बैठे हो जिसमें इक्विटीज भी है, बॉन्ड्स भी हैं, करेंसीज भी हैं, कमोडिटीज भी हैं। कल को अगर कोई उल्टा पुल्टा सिनेरियो हो गया तो उस केस में दीज एसेट क्लासेस कैन टर्न इनटू बिग लॉसेस, राइट। तो एज अ मैनेजमेंट हाउस यू शुड अंडरस्टैंड द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन दीज इन्वेस्टमेंट्स। एंड वो रिस्क के लिए आपको सिनेरियो एनालिसिस, आपको स्ट्रेस टेस्टिंग करना पड़ेगा। ये तो अपने पूरे करिकुलम में थीम है एफआरएम पार्ट 2 के। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से रीडिंग इंट्रोड्यूस की गई है, विच इज मार्केट ड्रिवन सिनेरियोज। मार्केट ड्रिवन सिनेरियोज। तो सबसे पहले तो ये फील आनी चाहिए ना कि यार ये टॉपिक को अपने इन्वेस्टमेंट रिस्क में क्यों ऐड किया है। तो इसीलिए ऐड किए हैं बिकॉज आपको जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स को देख रहे हो तो आपको खाली रिटर्न पर्सपेक्टिव से उसको नहीं देखना, आपको रिस्क पर्सपेक्टिव से भी देखना है। इसीलिए तो वो फोकस कर रहे हैं रिस्क के ऊपर, इन्वेस्टमेंट रिस्क। एंड देन एक टॉपिक अपना अलग से दिया है मार्केट ड्रिवन सिनेरियोज, कि कल को अगर कुछ सिनेरियोज हो गए, राइट, उल्टे पुल्टे, तो उस केस में आपका इन्वेस्टमेंट्स कैसे वर्क करेगा, किस तरह के लॉसेस होंगे। दिस इज समथिंग यू नीड टू चेक एज अ फंड मैनेजर। नाउ ये टॉपिक जो है ना वो आपको ये नहीं बताता कि मार्केट ड्रिवन सिनेरियोज में क्या सिनेरियोज लेने हैं। वो आपको एक जनरल आइडिया दे रहा है कि जब भी आप सिनेरियोज क्रिएट करो तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए वाइल डिजाइनिंग द सिनेरियोज। अप्रोच के साथ साथ आपको ये भी इंश्योर करना है कि जो भी सिनेरियोज आप बना रहे हो ना, वो प्लॉजिबल होने चाहिए। प्लॉजिबल का मतलब क्या है कि आप अंडशंड सिनेरियो कुछ भी मत बनाओ, बिकॉज उस केस में तो आपका बहुत बड़ा लॉस दिखेगा ही, एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट लॉस टुडे, स्टैंडिंग टुडे। तो उस केस में यू हैव टू डिजाइन सिनेरियोज विच आर कोहेरेंट, विच आर लॉजिकल, विच आर रियलिस्टिक। तो ये पूरे टॉपिक का थीम है कि आपको सिनेरियो डिजाइन करना है, एंड जो भी आपको सिनेरियोज डिजाइन करने हैं वो कोहेरेंट होने चाहिए, वो लॉजिकल होने चाहिए, वो रियलिस्टिक होने चाहिए, राइट। तभी टॉपिक का नाम क्या है, मार्केट ड्रिवन सिनेरियोज, अ प्लॉजिबल अप्रोच फॉर सिनेरियो कंस्ट्रक्शन। प्लॉजिबल अप्रोच फॉर सिनेरियो कंस्ट्रक्शन, राइट। नाउ अगेन थ्योरेटिकल रीडिंग है, तो थ्योरेटिकल रीडिंग में थोड़ी सी जान डालने के लिए मैं नंबर क्रंचिंग करूंगा। मैंने बहुत सारे मैट्रिक्स जो इसमें दिए हुए हैं, ऑल्दो मेरे ख्याल से एग्जाम में उसका न्यूमेरिकल टेस्ट नहीं होगा बिकॉज उस फोकस से लिखा नहीं हुआ, बट फिर भी अपने को तो प्रैक्टिकली चीजों को जानना है। तो मैं आपको स्प्रेडशीट्स भी दिखाने वाला हूं जहां पर अपने ये सिनेरियो कंस्ट्रक्ट करके देखेंगे, राइट। नाउ बेसिकली जब भी अपने सिनेरियोस को डिजाइन करते हैं तो सिनेरियोस तीन तरह के होते हैं। वी हैव हिस्टोरिकल सिनेरियोस, वी हैव हाइपोथेटिकल सिनेरियोस, एंड देन वी हैव मार्केट ड्रिवन सिनेरियोस। तो इस तरीके से फ्लो दिया हुआ है कि हमारे कुछ हिस्टोरिकल सिनेरियोस हो सकते हैं, हमारे हाइपोथेटिकल सिनेरियोस हो सकते हैं, हमारे मार्केट ड्रिवन सिनेरियोस हो सकते हैं। नाउ अगर अपने हिस्टोरिकल सिनेरियोस का बात करें, हिस्टोरिकल सिनेरियोस का मतलब क्या है, 2008 में मार्केट कितना गिरा था, मैं एग्जैक्टली उतना ही सिनेरियो लेके चलूंगा।
2020 में कोविड के बाद मार्केट कितना क्रैश हुआ था, मैं वैसा ही सिनेरियो लेके चलूंगा। आई एम एग्जैक्टली कॉपिंग द शॉक्स फ्रॉम द रियल पास्ट इवेंट्स, दैट इज हिस्टोरिकल सिनेरियोस। आप सीधा कॉपी कर लो कि जो शॉक आपका रियल पास्ट इवेंट्स में हुआ था, जैसे कि 2008 में, जैसे कि 2020 में, वैसा ही फ्यूचर में होगा। तो मैंने यहां पे लिखा भी है, हिस्टोरिकल सिनेरियोज डायरेक्टली कॉपी शॉक्स फ्रॉम रियल पास्ट इवेंट्स लाइक अ क्राइसिस और क्रैश। ऑब्वियसली वो रियलिस्टिक है बिकॉज एक्चुअल में हुआ है। लेकिन जो ये आर्ग्यूमेंट है ना कि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इन फ्यूचर, दैट मे नॉट बी करेक्ट। हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इन फ्यूचर, दैट मे नॉट बी करेक्ट। हमेशा नए नए सिनेरियोज आपको फ्यूचर में मिल ही सकते हैं जो पास्ट में नहीं हुए। तो उस केस में मैं क्यों सिर्फ डिपेंड करूं हिस्टोरिकल सिनेरियोज के ऊपर? दैट इज द आइडिया। So they are realistic definitely because they actually happened, but they may not fit today's market since structure, policies and correlations change over time. और कोरिलेशंस अपने हिस्टोरिकली हमेशा बोलते हैं कि गोल्ड इक्विटी में कोरिलेशन जो है वो नेगेटिव है। जब गोल्ड गिरता है इक्विटी बढ़ता है, गोल्ड बढ़ता है इक्विटी गिरता है। बट अगर आप लास्ट ईयर का डेटा लोगे तब गोल्ड भी बढ़ा है इक्विटी भी बढ़ा है। तो कोरिलेशंस जो है वो ब्रेक हो जाते हैं ना, राइट? तो ऐसा नहीं जो पास्ट में कोरिलेशंस आपको दिखे हैं वैसे ही फ्यूचर में दिखेंगे। कोरिलेशंस कैन आल्सो चेंज ओवर टाइम। और इसके ऊपर तो मार्केट रिस्क में रीडिंग भी है, जब आप फीचर्स ऑफ कोरिलेशन सारा पढ़ते हो, राइट? कि कोरिलेशंस आपका ओवर टाइम चेंज हो सकता है। तो एक अपना हिस्टोरिकल सिनेरियो हो गया जिसमें आप रियल पास्ट इवेंट्स को लेके चलो, एंड जैसे शॉक आपके पास्ट में हुए हैं वैसे ही आपके फ्यूचर में होंगे, वो आप मान लो। दूसरा है आपका हाइपोथेटिकल सिनेरियोज। हाइपोथेटिकल सिनेरियोज में क्या है कि आप मन से मान लो कि ये हो सकता है। आप मन से मान लो कि ऐसा हो सकता है। आप मन से मान लो कि इक्विटी जो है वो 30% गिर सकता है ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। आप मन से मान लो कि बॉन्ड्स जो है वो इतने गिर सकते हैं। तो हाइपोथेटिकली यू क्रिएट सम सिनेरियोज। क्या हाइपोथेटिकल सिनेरियोज रॉन्ग है? द आंसर इज नो। बट हाइपोथेटिकल सिनेरियोज में एक ड्रॉबैक है कि सिंस आप सिनेरियोज को हाइपोथेटिकली ले रहे हो, राइट, तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत एक्सट्रीम सिनेरियोज डिजाइन कर लो जो कि प्लॉजिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट? अल्टीमेटली आपको सिनेरियो एनालिसिस करके क्या करना है? आपको ये देखना है कि आपके कितने लॉसेस हो सकते हैं, एंड जो लॉसेस आपके हो सकते हैं उसके लिए आपको कुछ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म आज इंश्योर करना है। मे बी आप एक्स्ट्रा रिजर्व रखोगे, आप एक्स्ट्रा कैपिटल रखोगे, आप लिक्विडिटी इंश्योर करोगे टू बियर दोज काइंड ऑफ लॉसेस। तो अगर आप बहुत ही ज्यादा वियर्ड सिनेरियोस बना लोगे जो कि अनरियलिस्टिक है, तो उसको क्या आप आज प्रोटेक्ट कर पाओगे? किसी भी तरीके से नहीं। आप बहुत ज्यादा कैपिटल भी तो ब्लॉक नहीं कर सकते ना इनटू अननेसेसरी इंश्योरेंस और रिजर्व्स, राइट? तो दैट इज द आइडिया कि आपको प्लॉजिबल सिनेरियोस लेने हैं। हाइपोथेटिकल सिनेरियोस गलत नहीं है, इनफैक्ट आप मन से कुछ सिनेरियोस डिजाइन कर ही सकते हो, राइट? अदरवाइज तो आप हिस्ट्री में ही फंस जाओगे ना, जो कि गलत है। तो आपको हाइपोथेटिकली करने ही चाहिए। बट उसका ड्रॉबैक जो ऑथर ने बोला है वो ये है कि प्लॉजिबिलिटी बिकम्स अ चैलेंज। वो सिनेरियो प्लॉजिबल है कि नहीं, राइट, उसको जज करना बिकम्स डिफिकल्ट। कि आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव सिनेरियोस डिजाइन कर लिए जो कि एक्चुअली प्लॉजिबल नहीं है। तीसरा है आपका मार्केट ड्रिवन सिनेरियोस। बेसिकली मार्केट ड्रिवन सिनेरियोस जो है ना, वो क्या बोलता है कि पहले आप एक नैरेटिव बिल्ड करो, एक स्टोरी बिल्ड करो कि जियो पॉलिटिकल टेंशन हो रहा है, ट्रेड वॉर्स चल रहा है, ट्रम्प के टैरिफ्स चल रहे हैं, उसके कारण इकोनॉमी पे या जो की इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं उस पे क्या इफेक्ट आ सकता है, ऑयल प्राइस पे क्या इफेक्ट आ सकता है, इंटरेस्ट रेट पे क्या इफेक्ट आ सकता है, क्रेडिट स्प्रेड पे क्या इफेक्ट आ सकता है, राइट? एंड देन अपनी पोजीशंस को अकॉर्डिंगली शॉक करो। डायरेक्टली पोजीशंस पे जंप मत करो। कहीं ना कहीं वो इंडिकेट करना चाह रहा है कि हिस्टोरिकल सिनेरियोज में आप पोजीशन पे जंप कर रहे हो कि इक्विटी इतना गिर जाएगा, बॉन्ड इतना गिर जाएगा, करेंसी इतना बढ़ जाएगा, जो भी है, राइट? हाइपोथेटिकल में भी आप मन से सिनेरियो ले रहे हो बट आप डायरेक्टली शॉक कर रहे हो एसेट क्लासेस को। जबकि मार्केट ड्रिवन सिनेरियोस क्या बोलता है कि लॉजिकली चलते हैं। कोई भी सिनेरियो है पहले उसका एक नैरेटिव होगा, आपको वो नैरेटिव, वो स्टोरी मन में लेके आनी है। उसके बाद आपको देखना है कि इस नैरेटिव के कारण, जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण मेरा ऑयल प्राइस इतना बढ़ सकता है, मेरा करेंसी इतना बढ़ सकता है,
राइट। मेरे क्रेडिट स्प्रेड इतने बढ़ सकते हैं, मेरे रेट्स इतने बढ़ सकते हैं, मेरा इक्विटी इतना गिर सकता है। तो आपको सबसे पहले जो है एक नैरेटिव लेके आना है, उसके बाद आपको की मार्केट वेरिएबल्स को शॉक करना है, एंड देन उसके बेसिस पे आप अपने पोजीशंस पे इंपैक्ट देखोगे कि आपके पोजीशंस पे इंपैक्ट क्या है। और जब भी आप ये मार्केट वेरिएबल्स को शॉक करोगे ना, तो प्लीज एंश्योर कि आप हिस्टोरिकल कोरिलेशंस को प्रिजर्व करो। राइट। मतलब हिस्टोरिकल कोरिलेशन के बारे में सोचो। प्रिजर्व करो इज एक्चुअली इनकरेक्ट, बिकॉज मैं उन कोरिलेशंस को शॉक भी कर सकता हूं, ये ऑथर ने बोला है, बट आपको कोरिलेशंस इंश्योर करने हैं। ये डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें मार्केट ड्रिवन सिनेरियोज में ध्यान रखना है, कि अपने को कोवेरियंस मैट्रिक्स को इनकॉर्पोरेट करना है, कोरिलेशन मैट्रिक्स को इनकॉर्पोरेट करना है बिटवीन द की मार्केट वेरिएबल्स। अदरवाइज आप क्या करोगे, इक्विटी को भी वर्स्ट साइड पे शॉक कर दोगे, गोल्ड को भी वर्स्ट साइड पे शॉक कर दोगे, तब तो आपके पोर्टफोलियो में बहुत जोर से लॉस दिखेगा ना। तो उस केस में अगर हिस्टोरिकली नेगेटिव कोरिलेशन रहा है, नो डाउट वो नेगेटिव कोरिलेशन कम नेगेटिव हो गया, उसका अपना इलाज कर लेंगे। बट अगर वो नेगेटिव कोरिलेशन रहा है, तो आपको वो सिनेरियो इस तरीके से डिजाइन करना है कि अपना जो वो नेगेटिव कोरिलेशन है वो इनकॉर्पोरेट हो, ताकि हमारे जो सिनेरियोज बने वो प्लॉजिबल बने। क्या बने? प्लॉजिबल सिनेरियोज। राइट। तो मार्केट ड्रिवन सिनेरियोज डू नॉट कॉपी द पास्ट। पास्ट को हम लोग कॉपी नहीं कर रहे सीधा, कि इतना इक्विटी प्राइस गिर, इतना बॉन्ड प्राइस गिर, इतना पोजीशंस का वैल्यू गिर जाएगा, नहीं। आप सबसे पहले यू डिसाइड द इकोनॉमिक स्टोरी एंड देन डायरेक्शन ऑफ शॉक्स, एंड देन यूज द हिस्टोरिकल कोवेरियंस मैट्रिक्स टू स्प्रेड दोज शॉक्स कंसिस्टेंटली अक्रॉस मार्केट्स। राइट। तो हम लोग एक तरह से सिर्फ हिस्ट्री को रिप्ले नहीं कर रहे, हम लोग ये बोल रहे हैं कि फ्यूचर में कुछ अलग हो सकता है। एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो स्टैटिस्टिकली एंकर्ड टू हिस्ट्री थ्रू कोरिलेशंस एंड पैरामीटर्स। राइट। तो हिस्टोरिकल सिनेरियो, मार्केट ड्रिवन सिनेरियो, मेरे को तो देख के पूरी फीलिंग आती है हिस्टोरिकल सिमुलेशन की और मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन की। मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन में आप पैरामीटर्स तो पास से लेते हो, बट क्या क्या फ्यूचर में हो सकता है वो तो आप सिमुलेट करते हो ना। नो डाउट यहाँ पे ऐसे सिमुलेट नहीं कर रहे, यहाँ पे पहले अपने एक नैरेटिव बना रहे हैं। नैरेटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सिनेरियो एनालिसिस, एंड देन वो नैरेटिव के कारण आपके की मार्केट वेरिएबल्स या फैक्टर्स कैसे इंपैक्ट होंगे वो आप देख रहे हो, एंड देन आप उसके बाद इंपैक्ट देखोगे ऑन योर पोजीशंस, एंड अल्टीमेटली आपके पोर्टफोलियो में कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। सो अगर कोई क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा ही बिकॉज नया रीडिंग है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। इसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा फीचर्स के ऊपर। तो आपको ध्यान रखना है कि मार्केट ड्रिवन सिनेरियोज में हम लोग एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग शॉकिंग कर रहे हैं मार्केट वेरिएबल्स को, देन पोजीशंस को शॉक कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली अपने ये ध्यान में रख रहे हैं कि जब भी अपने मार्केट वेरिएबल्स को शॉक करें, तो वहां पे कोवेरियंस मैट्रिक्स कोरिलेशन जो है वो इंश्योर करना है, ताकि सिनेरियोज जो आए वो प्लॉजिबल आए। ठीक है। प्लॉजिबल और हाइपोथेटिकल में यही फर्क है ना। हाइपोथेटिकल में मन से आप कुछ भी एग्रेसिव सिनेरियो बना सकते हो, बट प्लॉजिबल में आपके सिनेरियोज जो होंगे वो सिवियर हैं, बट वो फिर भी पॉसिबल है, दे आर पॉसिबल। एंड ये हिस्टोरिकल से कैसे अच्छा है? हिस्टोरिकल में तो आप सिर्फ यही बोल रहे हो जो पास्ट में हुआ वही फ्यूचर में होगा। यहां पर आप मन से आगे के लिए कुछ सिनेरियोस बना सकते हो जो शायद पास्ट में नहीं हुए, जो आपको लगता है फ्यूचर में होंगे। राइट। तो ये आपका इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन है, विच इज मार्केट ड्रिवन सिनेरियोज। नाउ इन्होंने कुछ क्वालिटेटिव डिस्कशंस किए, वो सब अपने करेंगे मार्केट ड्रिवन सिनेरियोज में। उससे पहले अपने देखते हैं कि मार्केट ड्रिवन सिनेरियोज जब अपने बनाएंगे ना, तो ऑथर ने बोला है कि आपको प्लॉजिबिलिटी चेक करना है सिनेरियोज का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनेरियोज का प्लॉजिबिलिटी चेक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लॉजिबिलिटी चेक करने के लिए अपने को कुछ क्वांटिटेटिव मेट्रिक्स इन्होंने दिए हैं, जिससे अपने प्लॉजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। कौन कौन से? एक आपको दिया है महालनोबिस डिस्टेंस, एक आपको दिया है सिनेरियो जी स्कोर, एक दिया है वोलाटिलिटी जी स्कोर, एक दिया है कोरिलेशन जी स्कोर, और एक दिया है सिनेरियो प्रोबेबिलिटी। राइट। बट जो खराब बात रहती है एफआरएम में हमेशा, कि दे तो दिया बट क्वांटिटेटिव है, कुछ उसका न्यूमेरिकल नहीं दिया, उसके अलावा किसी को समझ नहीं आएगा कि ये अप्लाई कैसे करना है मैट्रिक को। तो वहां पे मैं आपको स्प्रेडशीट में दिखाऊंगा कि ये मैट्रिक को अप्लाई कैसे करना है, बट ऑब्वियसली फ्रॉम एन एग्जाम परस्पेक्टिव आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी न्यूमेरिकल्स ऑन इट, आई एम एक्सपेक्टिंग मोर ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैट्रिक्स। राइट।
करना क्या है, अपने को प्लॉजिबिलिटी को जज करना है कि जो सिनेरियो आपने बनाया है, कैसे बनाया है वो एक अलग डिस्कशन हो गया, बट जो भी बनाया है उसका प्लॉजिबिलिटी क्या है, मतलब वो सिनेरियो होने का चांस क्या है, राइट। तो लेट मी गिव यू अ कंटेक्स्ट फर्स्ट। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं क्रेडिट रिस्क का, देन लेटर ऑन वी विल आल्सो सी वन एग्जांपल ऑफ मार्केट रिस्क। तो एग्जांपल ऐसा है बेसिकली कि सपोज मैं डिफॉल्ट रेट्स को रिग्रेस कर रहा हूं विद एचपीआई एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ऑब्वियसली किसी भी पोर्टफोलियो में जो डिफॉल्ट है, इट इज अ फंक्शन ऑफ कैसा आपका हाउसिंग प्राइसेस रहेगा, कैसा आपका अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, बिकॉज इफ अनएम्प्लॉयमेंट शूट्स अप देन द डिफॉल्ट्स विल बी हायर, द डिफॉल्ट रेट विल बी हायर। और अगर हाउसिंग प्राइसेस गिरेंगे तो इसका मतलब इकोनॉमी इज शोइंग सम स्ट्रेस, तब भी आपके डिफॉल्ट्स बढ़ेंगे, राइट। यू कैन ऑल्सो कंसिडर इट टू बी अ हाउसिंग पोर्टफोलियो। तो अगर आपका कोलैटरल जो है उसका दाम अगर गिरेगा मार्केट में, तब आपका डिफॉल्ट करने का मोटिवेशन बढ़ जाएगा, तो आपका डिफॉल्ट रेट्स गो अप। सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफॉल्ट रेट्स एंड एचपीआई एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट, राइट। मुझे वो रिलेशनशिप बिल्ड करना है, उसके लिए मैं कोई भी रिग्रेशन मॉडल बिल्ड कर सकता हूं। तो यहां मैंने एक रिग्रेशन मॉडल के लिए अपना खुद का लैम्डा लिखा हुआ है। तो वो रिग्रेशन मॉडल से मेरा पूरा आउटपुट आ गया। आप एफआरएम पार्ट वन में पूरा रिग्रेशन पढ़ के आते ही हो। आपका आर स्क्वायर भी आ गया, आपका एचपीआई के साथ जो साइन आया है वो नेगेटिव आया है, विच इज लॉजिकल। द हायर द हाउसिंग प्राइस इंडेक्स, द लोअर द डिफॉल्ट रेट, द लोअर द हाउसिंग प्राइस इंडेक्स, द हायर द डिफॉल्ट रेट। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के साथ आपका पॉजिटिव साइन आया है, द हायर द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, द हायर द डिफॉल्ट रेट, द लोअर द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, द लोअर द डिफॉल्ट रेट। तो इस तरह का मेरा एक रिग्रेशन मॉडल बिल्ड हो गया। यहाँ पे आप फिट भी देख सकते हो, ये आपका एक्चुअल वैल्यूज है, ये आपका फिटेड वैल्यूज है, राइट। नाउ फिटेड वैल्यूज में आपको दिख रहा है कि कोविड के टाइम पे आपका मॉडल फेल भी हुआ है, वो एक अलग डिस्कशन है। नाउ अपने को अगर फोरकास्ट क्रिएट करना है, ये तो हिस्टोरिकल डेटा पे मैंने रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया। अगर मुझे फोरकास्ट करना है कि फ्यूचर में डिफॉल्ट्स कैसे होने वाले हैं, तो उसके लिए मुझे फोरकास्ट करना होगा कि फ्यूचर में हाउसिंग प्राइस इंडेक्स कैसा होगा, फ्यूचर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसा होगा, राइट। अगर मुझे ये फोरकास्ट करना है कि डिफॉल्ट रेट कैसा होगा, उसके लिए मुझे ये फोरकास्ट करना होगा कि हाउसिंग प्राइस इंडेक्स कैसा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसा होगा। तो इसका मतलब मुझे सिनेरियो कंस्ट्रक्ट करना होगा किसका, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स का एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। मुझे सिनेरियो कंस्ट्रक्ट करना होगा हाउसिंग प्राइस इंडेक्स का एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, राइट। तो वो सिनेरियो मैं कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, मैं उसके लिए एक सिंपल टाइम सीरीज मॉडल आपको शो कर रहा हूं, ठीक है। बिकॉज आप लोग एफआरएम पार्ट वन में पढ़े हुए हो, तो मैं एक ऑटो रिग्रेशन मॉडल यूज कर रहा हूं ऑफ ऑर्डर वन, जिसमें आई एम रिग्रेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट विद इट्स ओन लैग, लैग वन, राइट। ये मेरा हिस्टोरिकल डेटा है जो आपको डार्क लाइन में दिख रहा है। मैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट को प्रीवियस लैग के साथ रिग्रेस कर रहा हूं, एंड देन आई एम क्रिएटिंग द सिनेरियोज फॉर द फ्यूचर। नाउ अगर आप ध्यान से देखोगे प्लॉट में, मैं तीन सिनेरियोज क्रिएट कर रहा हूं, एक बेसलाइन सिनेरियो, एक पेसिमिस्टिक सिनेरियो इन रेड कलर, एक ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो इन ग्रीन कलर, राइट। एक बेसलाइन सिनेरियो, एक पेसिमिस्टिक सिनेरियो, एक ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो। पेसिमिस्टिक सिनेरियो में अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका बढ़ रहा है, ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो में अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका गिर रहा है, राइट। और बेसलाइन में इट इज फ्लैटिश। तो ये सिनेरियोज मैं कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने सिंपल अलग अलग परसेंटाइल्स लिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे, मैं यहां कुछ परसेंटाइल्स ले रहा हूं। मैं ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो के लिए परसेंटाइल लोअर साइड पे ले रहा हूं, पेसिमिस्टिक सिनेरियो पे परसेंटाइल हायर साइड पे ले रहा हूं, मतलब 99% स्टाइल में। और यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक में 1% के आसपास वैसा सिनेरियो मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। ऑब्वियसली आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स, बिकॉज अपने को डिटेल्स नहीं जानना, अपने को आइडिया लेना है। तो इस तरह से मेरे सिनेरियोज बन रहे हैं। नाउ ये जो सिनेरियोज बने हैं उसमें मैंने मीन रिवर्जन भी इंश्योर किया है, बिकॉज कभी भी ऐसा नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ के इन्फिनिटी में चला जाएगा या गिर के नेगेटिव हो जाएगा। तो एक टाइम के बाद इट विल मीन रिवर्ट। मीन रिवर्टिंग टेंडेंसी मैंने यहाँ पे कैप्चर किया, आप देख सकते हो। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा, वापस बेसलाइन पे आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरा, वापस बेसलाइन पे आ गया। तो वो अपने इंश्योर कर रहे हैं। बट यहाँ पे की फैक्टर क्या है, मैं अलग अलग परसेंटाइल से ये कॉन्फिडेंस इंटरवल क्रिएट कर रहा हूं एंड ये सिनारियोज जनरेट कर रहा हूं। 99 परसेंटाइल, 1 परसेंटाइल, वैसे करके मैंने अनएम्प्लॉयमेंट रेट का सिनारियो जनरेट किया है।
सिमिलर टू दैट मैं एचपीआई ग्रोथ रेट में कर सकता हूं। मेरे पास एचपीआई ग्रोथ रेट है, उसमें मैंने ऑटो रिग्रेशन मॉडल फिट किया है ऑफ ऑर्डर 1, एंड उसके बाद मैंने सिनेरियो जनरेट किया है फ्यूचर के लिए। यहां पे मेरा ऊपर में एचपीआई ग्रोथ रेट में ऊपर में ऑप्टिमिस्टिक होगा, नीचे में पेसिमिस्टिक होगा। अनएम्प्लॉयमेंट में तो हायर अनएम्प्लॉयमेंट इज पेसिमिस्टिक ना, यहां हायर एचपीआई ग्रोथ इज ऑप्टिमिस्टिक एंड लोअर एचपीआई ग्रोथ इज पेसिमिस्टिक। वो अपने जनरेट कर रहे हैं बेसलाइन, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, उसके बाद मीन रिवर्टिंग टेंडेंसी, राइट। तो ये दोनों सिनेरियोज मैंने जनरेट कर लिए। उसके बाद जो मेरा मॉडल था उसमें मेरे पास इक्वेशन है, तो फ्यूचर में एचपीआई कैसा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कैसा होगा, तो मैं डिफॉल्ट रेट को फोरकास्ट कर सकता हूं। दिस इज द आइडिया कि ये मेरा हिस्टोरिकल था, बट आगे में डिफॉल्ट रेट्स कैसे होंगे, यू कैन डायरेक्टली मॉडल इट। तो आप देख सकते हो स्ट्रेस सिनेरियो में आपके डिफॉल्ट रेट्स बहुत हाई हैं, which is 6%, 7%, 8%, 10%, एंड बेसलाइन सिनेरियो में आपके डिफॉल्ट रेट्स लोअर हैं, 3%, 4%, 5%। तो एक सिंपल सिनेरियो एनालिसिस एक्सरसाइज में आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले प्रोसीजर समझते हैं। हम लोग जो की फैक्टर्स है उसको स्ट्रेस कर रहे हैं, एचपीआई अनएम्प्लॉयमेंट रेट को, उसको हमने स्ट्रेस किया या उसके सिनेरियो डिजाइन किए, एंड देन उससे देख रहे हैं मेरा क्या इंपैक्ट है डिफॉल्ट रेट्स के ऊपर। और एक बार डिफॉल्ट रेट्स अगर मेरे पास आ गए तो मैं लॉसेस को भी कंप्यूट कर सकता हूं। रिमेंबर लॉसेस क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू पीडी इंटू एलजीडी इंटू ईएडी। पीडी इंटू एलजीडी इंटू ईएडी से आप लॉस भी निकाल सकते हो। तो अगर एक बार आपके पास पीडी आ गया तो आप अल्टीमेटली उससे लॉस भी कंप्यूट कर सकते हो। ये आपका आइडिया है। नाउ ऑथर क्या बोल रहा है कि आपने यहाँ पे दो सिनेरियो लिए, सपोज आपने बेसलाइन सिनेरियो लिया, ठीक है, और आपने स्ट्रेस सिनेरियो लिया। मैं दो ही लेके चल रहा हूं, बेसलाइन और स्ट्रेस। आपने जो सिनेरियो अभी जिस मेथड से बनाए हैं, आपने किसी भी मेथड से बनाए हैं, आपने परसेंटाइल जो भी चूज किया वो किसी नैरेटिव से चूज किया होगा, जो भी आपने किया है। अब आपको चेक करना है कि ये सिनेरियो प्लॉजिबल है कि नहीं। तो आपको प्लॉजिबिलिटी के लिए अलग अलग मेट्रिक्स कंप्यूट करने हैं। महालनोबिस डिस्टेंस, सिनेरियो जी स्कोर, वोलेटिलिटी जी स्कोर, कोरिलेशन जी स्कोर, सिनेरियो प्रोबेबिलिटी, ये अलग अलग मेट्रिक्स जो है वो आप यूज करके प्लॉजिबिलिटी आइडेंटिफाई करके दो कि ये सिनेरियो का प्लॉजिबिलिटी क्या है, राइट। तो यहां मैंने समरी दी है, द महालनोबिस डिस्टेंस प्रोवाइड्स एन ओवरऑल मेजर ऑफ एक्सट्रीमिटी, द सिनेरियो जी स्कोर standardizes it, the volatility z score identifies unusually large factor shocks, the correlation z score highlights unusual co-movements, and empirical probability estimation places the scenario in historical context। तो ये पांच मैट्रिक्स आपके दिए हैं, ज्यादा क्वांटिटेटिव नहीं होने वाला एग्जाम में, बट मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे मैंने ये दोनों सिनेरियोज जो मैंने लिए हैं यहाँ पे बेसलाइन और पेसिमिस्टिक, उसका मैं प्लॉजिबिलिटी स्कोर आपको निकाल के दिखा रहा हूं, राइट। तो आई गो टू दिस शीट। सबसे पहले आपका महालनोबिस डिस्टेंस, ये मेरा हिस्टोरिकल डेटा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, एचपीआई का। ये मैंने सिनेरियो ले लिया, ये सिनेरियो उसी शीट से आ रहा है। बेसलाइन सिनेरियो लिया है मैंने दोनों का, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एचपीआई, और मैंने स्ट्रेस सिनेरियो भी ले लिया। तो आप देख सकते हो स्ट्रेस सिनेरियो में आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी हाई है और आपका एचपीआई ग्रोथ रेट भी नेगेटिव है, राइट, विच इज लॉजिकल। एंड बेसलाइन में इट इज अराउंड द एवरेज ओनली। तो ये मैंने फ्यूचर में अलग अलग पीरियड्स के लिए, आने वाले 12 पीरियड्स के लिए मैंने बेसलाइन सिनेरियो लिया है और मैंने स्ट्रेस सिनेरियो लिया है, राइट। नाउ मुझे चेक करना है कि जो भी सिनेरियो मैंने बनाए हैं, फॉर एग्जांपल मैं बेसलाइन लेके चल रहा हूं या मैं स्ट्रेस लेके चल रहा हूं, तो जो भी मैंने सिनेरियो कॉम्बिनेशन लिया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एचपीआई, उसका प्लॉजिबिलिटी स्कोर क्या है, राइट। उसके लिए सबसे पहला है आपका महालनोबिस डिस्टेंस। महालनोबिस डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आप देख सकते हो, एक्स माइनस म्यू, और एक्स माइनस म्यू का ट्रांसपोज एंड वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स का इन्वर्जन, राइट। इनवर्स ऑफ वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स एक्स माइनस म्यू एंड एक्स माइनस म्यू ट्रांसपोज, ये फॉर्मूला रहता है महालनोबिस डिस्टेंस का। आपको याद है अगर अपने को जी निकालना है, जी, तो जी क्या होता था, एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा, राइट। एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा, जब अपने एफआरएम पार्ट 1 में जी निकालते थे उसमें एक्स माइनस म्यू था बाय सिग्मा। यहां पर भी सिमिलर तरह का चीज हो रहा है, वो जो डिवाइड बाय सिग्मा है, अगर मैं उसको वैसे लिखूंगा तो वो क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा ना, सिग्मा इनवर्स। बट सिंस ये मल्टीवेरिएट स्पेस में है तो यहां पे वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स का इनवर्स आ रहा है।
बट फीलिंग वही है और डी स्क्वायर निकल रहा है, फीलिंग वही है। अगर मैं जी निकालूं तो इट इज एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा। अगर मैं जी स्क्वायर निकालूं सपोज, इट इज एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर। तो ये जो एक्स माइनस म्यू ट्रांसपोज इंटू एक्स माइनस म्यू हो रहा है ना दो बारी, वो एक तरह से स्क्वायर हो रहा है। जब आप किसी का ट्रांसपोज और उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो ये आपको स्क्वायर का फील देगा। और जब मैं जी स्क्वायर निकालूंगा तो इट विल बी एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर ना। तो वो जो वन डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर हो रहा है, वो आपको ये इनवर्स ऑफ वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स का फील देगा। द ओनली डिफरेंस इज कि वो अपना एक यूनिवेरिएट में था, ये अपना मल्टीवेरिएट स्पेस में है, क्योंकि अपने सिनेरियोज में मल्टीपल वेरिएबल्स है, राइट। तो महालनोबिस डिस्टेंस करता क्या है, वो मल्टीवेरिएट डिस्टेंस निकाल के देता है फ्रॉम द नॉर्मल मार्केट स्टेट विद कोवेरियंस। तो अब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करके दिखा रहा हूं। सपोज मैं सबसे पहले स्ट्रेस सिनेरियो ले रहा हूं, तो मैंने स्ट्रेस सिनेरियो लिया है और उसके बाद मैंने एक्स माइनस म्यू कर लिया। मेरे पास हिस्टोरिकली अनएम्प्लॉयमेंट रेट का एवरेज है, मेरे पास एचपीआई ग्रोथ रेट का एवरेज है। ये मेरे सिनेरियोज हैं और मैं स्ट्रेस सिनेरियो को देख रहा हूं, उसका प्लॉजिबिलिटी स्कोर निकाल रहा हूं, बाद में बेसलाइन का भी देख लेंगे। यहां मैंने एक्स माइनस म्यू कर दिया, राइट। यहां मैंने एक्स माइनस म्यू कर दिया, मतलब स्ट्रेस सिनेरियो जो था -2.39% -0.86%, तो -3.25% आ गया। और 7.09% -5.81%, तो आपका 1.28% आ गया। एक्स माइनस म्यू निकाल रहे हैं, राइट। देन एक्स माइनस म्यू को आपको मल्टीप्लाई करना है विद द इनवर्स ऑफ वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स। तो यहां मैंने वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स बनाया है जिसमें डायगनली आपका क्या है, वेरियंस। डायगनली यू कैन सी वी हैव द वेरियंस, डायगनली वी हैव द वेरियंस, दोनों का वेरियंस आ गया। एंड नॉन डायगनली वी हैव द कोवेरियंस विच इज सिमेट्रिकल, तो ये मेरा कोवेरियंस आ गया, राइट। वेरियंस कोवेरियंस, डायगनली वेरियंस आ गया, ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट का, ये एचपीआई का, और ये आपका कोवेरियंस आ गया। उसका मैंने इनवर्स लिया है, तो मैट्रिक्स इनवर्स करके फंक्शन होता है एक्सेल में, वो मैंने किया है, तो उससे मेरा इनवर्स आ गया। तो मुझे क्या क्या टर्म चाहिए थी, मुझे एक्स माइनस म्यू चाहिए था, मुझे वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स का इनवर्स चाहिए था, और एक्स माइनस म्यू ट्रांसपोज, ये तीनों चाहिए। तो तीसरा मैंने क्या किया है, एक्स माइनस म्यू का ट्रांसपोज भी ले लिया, एक्स माइनस म्यू का ट्रांसपोज भी ले लिया, राइट। ये मेरा एक्स माइनस म्यू था, उसका ट्रांसपोज भी ले लिया, ठीक है। तो मेरा एक्स माइनस म्यू, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करूंगा। पहले मैं दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक्स माइनस म्यू और साथ में इनवर्स ऑफ वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स। तो पहले मैंने उसको मल्टीप्लाई किया, एक्स माइनस म्यू जो आपका आया था, एंड साथ में वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स, उसको मल्टीप्लाई किया। फिर उसको वापस से मल्टीप्लाई करेंगे विद द ट्रांसपोज ऑफ एक्स माइनस म्यू जो हमारा यहां पे निकला हुआ है। तो आपका इस तरह का एक पूरा सीरीज निकलेगा, एक कॉम्बिनेशन सीरीज आपका बन रहा है। मतलब जो भी आपने सिनेरियो लिया है उसमें 1.28 -3.25% उसका एक डिस्टेंस निकला। फिर वन और टू मतलब 1.28 एंड -4.11%। तो सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे ना। अगर आप ये लो, ये आपके सिनेरियोज हैं किसके, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के, ये आपके सिनेरियोज है एचपीआई ग्रोथ के। मैं बनाने को तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना सकता हूं ना, कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहला ये, एचपीआई ये, फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये, एचपीआई ये, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये, एचपीआई ये, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये, एचपीआई ये, ऐसे करके आपके सारे सिनेरियोज बन रहे हैं। वो आपको आंसर मिल रहा है महालनोबिस डिस्टेंस से। क्या कर रहे हैं, एक्स माइनस म्यू निकाला, देन इनवर्स ऑफ वेरियंस को वेरियंस मैट्रिक्स लिया, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। एंड देन जो ट्रांसपोज लिया था एक्स माइनस म्यू का, उसको भी लिया साथ में, एंड देन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन किया। तो आपका ये रिजल्ट आ गया। ये आपका पूरा महालनोबिस डिस्टेंस स्क्वायर जो है उसका मैट्रिक्स है। अगर मुझे सिर्फ यही सिनेरियोज लेने हैं, मतलब इन दोनों का फर्स्ट, इन दोनों का सेकंड, इन दोनों का थर्ड, मतलब डायगोनल कॉम्बिनेशंस, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ डायगोनल कॉम्बिनेशंस का डिस्टेंस स्क्वायर निकाल के रख दिया, 2.56, 4.56, 6.15, 7.39, 8.33। तो ये मेरा जो जो सिनेरियो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, सिर्फ वही सिनेरियो का डिस्टेंस स्क्वायर आ गया। ऑल्दो आप जो मर्जी कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हो, वो जो डिस्टेंस स्क्वायर आपका आया है, दैट इज योर महालनोबिस डिस्टेंस। ये आपका महालनोबिस डिस्टेंस है।
राइट। तो महालनोबिस डिस्टेंस क्या बताता है कि आपका सिनेरियो कितना एक्सट्रीम जा रहा है। जैसे आप देखो देखो अगर स्ट्रेस सिनेरियो है, तो आपको याद है डायग्राम स्ट्रेस सिनेरियो में, जितना मैं स्ट्रेस सिनेरियो में आगे जाऊंगा, सिनेरियो और एक्सट्रीम होते जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी जोर से बढ़ेगा, एचपीआई भी जोर से गिरेगा। जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो टाइम में, सिनेरियो एक्सट्रीम हो रहा है। तो यहां पर भी मेरा सिनेरियो एक्सट्रीम हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जोर से बढ़ रहा है एंड एचपीआई जोर से गिर रहा है। तो वहां आप देख रहे हो डिस्टेंस स्क्वायर कितना हाई आ रहा है, वहां आपका डिस्टेंस स्क्वायर कितना हाई आ रहा है। तो वही है, महालनोबिस डिस्टेंस स्क्वायर आपको ये बताएगा। एक्चुअली प्रॉब्लम इसमें ये है कि वो ये नहीं बताएगा कितना वैल्यू हाई या लो है। बट आप ये देख सकते हो कि शुरू में आपका डिस्टेंस स्क्वायर लो है, मतलब ये थोड़े से माइल्ड सिनेरियोज हैं। एंड जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, आपके सिनेरियो और एक्सट्रीम होते जा रहे हैं बाय लुकिंग एट द वैल्यूज रिलेटिव टू द इनिशियल वैल्यूज। बट 10 हाई है कि नहीं, वो बोलना डिफिकल्ट है, क्योंकि वो महालनोबिस डिस्टेंस का लिमिटेशन है कि उसको इंटरप्रेट करना इतना ईजी नहीं है। बट यस, आप कंपेयर करके आप डिस्टेंस स्क्वायर की वैल्यू देख के ये बोल सकते हो कि अगर वैल्यूज बढ़ रही हैं तो आपका सिनेरियो और एक्सट्रीम हो रहा है। राइट। तो हिस्टोरिकल डेटा में एवरेज लो, हिस्टोरिकल डेटा में वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स बनाओ, उसका इनवर्स लो। इनवर्स लिया, उसके बाद आपने एक्स माइनस म्यू निकाला, फिर आपने एक्स माइनस म्यू को वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया उसके इनवर्स के साथ। फिर आपने ये जो रिजल्ट आया उसको वापस से ट्रांसपोज ऑफ एक्स माइनस म्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आपका ये रिजल्ट आ गया। अगर आपको ये सिनेरियो उसका डिस्टेंस स्क्वायर देखना है, तो वो आप यहां पे देख सकते हो। उससे आपको एक तरह से प्लॉजिबिलिटी स्कोर मिल रहा है ना, कि ये सिनेरियो का प्लॉजिबिलिटी क्या है। इसी को अगर मैं स्क्वायर को स्टैंडर्डाइज करना चाहता हूं, तो एक तो मेरे को स्क्वायर रूट लेना होगा, एंड आई ऑल्सो नीड टू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि अगर आप ज्यादा फैक्टर्स लोगे तो महालनोबिस डिस्टेंस आपका हायर आएगा, अगर आप कम फैक्टर लोगे तो महालनोबिस डिस्टेंस कम आएगा। तो इसीलिए उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं बाय स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो एक तरह से मैं इसको ले रहा हूं डिवाइड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स ले रहा हूं, उसका स्क्वायर रूट ले रहा हूं, या दोनों को अलग अलग कर लो, बात तो एक ही है। राइट। तो एक डिस्टेंस आ रहेगा, उसके बाद डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स। दिस इज नॉट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरे दो फैक्टर्स हैं। राइट। इसको ऑथर ने बोला है सिनेरियो जी स्कोर, इसको ऑथर ने बोला है सिनेरियो जी स्कोर। इसका इंटरप्रिटेशन समझ में आता है, जी स्कोर तो समझ में आता ही है। जी इज हाउ मेनी स्टैंडर्ड डिविएशंस अवे फ्रॉम द मीन, हाउ मेनी स्टैंडर्ड डिविएशंस अवे फ्रॉम द एवरेज। बट जब अपने जी को इंटरप्रेट करते हैं अपने, तो यूनिवेरिएट स्पेस में करते हैं। यहां पे ब्यूटी ये है कि मैं मल्टीवेरिएट स्पेस में भी एनालाइज कर पा रहा हूं कि सेंटर से मेरा सिनेरियो कितना स्टैंडर्ड डेविएशंस अवे है। राइट। तो सिनेरियो जी स्कोर आपको क्या बताता है, हाउ मेनी मल्टीवेरिएट सिग्मास अवे इज दिस जॉइंट शॉक, हाउ मेनी मल्टीवेरिएट सिग्मास अवे इज दिस जॉइंट शॉक, दैट इज योर स्टैंडर्डाइज्ड महालनोबिस डिस्टेंस। इट शुड बी महालनोबिस एक्चुअली, महालनोबिस डिस्टेंस। राइट। दैट इज द एडवांटेज। तो आपको एग्जाम के लिए ये फॉर्मूला मेरे ख्याल से टेस्टेबल नहीं है, ऐसे फॉर्मूला आपसे नहीं पूछा जाएगा, फॉर्मूला आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि महालनोबिस डिस्टेंस में कैसे हमारा वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स का रोल आ रहा है। बिकॉज अल्टीमेटली बात तो वही है ना, कि आपका इंडिविजुअली एक सिनेरियो बहुत स्ट्रेस्ड हो सकता है, दूसरा सिनेरियो भी बहुत स्ट्रेस्ड हो सकता है। तो उस केस में जब आप प्लॉजिबिलिटी स्कोर निकालोगे, अगर आपका प्लॉजिबिलिटी बहुत स्कोर मतलब आपका डिस्टेंस स्कोर बहुत हाई आ रहा है, तो इसका मतलब ऐसा सिनेरियो बहुत कम प्लॉजिबल है। अगर आपका डिस्टेंस स्कोर बहुत हाई आ रहा है, तो इसका मतलब वो एवरेज से बहुत दूर है, सेंटर से दूर है। राइट, हम तो सेंटर से देख रहे हैं। तो सेंटर से अगर वो सिनेरियो बहुत दूर है, तो इसका मतलब वो सिनेरियो होने का चांस क्या होगा, लोअर। तो ये इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आनी चाहिए कि हायर डी स्क्वायर मतलब उस सिनेरियो का प्लॉजिबिलिटी कम है। राइट। और मे बी आपका इंटरनली कुछ थ्रेशोल्ड होगा कि अगर आपका डी स्क्वायर 8 के नीचे हुआ वही आपको सिनेरियो लेने हैं, अगर 8 के ऊपर हुआ आप उन सिनेरियोज को नहीं लोगे। आप ऐसा भी कर सकते हो, ये सारे सिनेरियोज में आप मार्किंग कर सकते हो कि कौन से सिनेरियोज आपके माइल्ड है, कौन से मॉडरेट है, कौन से एक्सट्रीम है। उस तरह की चीज भी आप कर सकते हो। राइट। तो आप इस तरह की चीज अगर करोगे, तो ग्रीन वाले आपके थोड़े माइल्ड है।
राइट। येलो वाले आपके मॉडरेट हैं और रेड वाले आपके एक्सट्रीम है, बिकॉज उनका डिस्टेंस स्क्वायर काफी हाई है, डी स्क्वायर काफी हाई है, एंड उनका जी स्कोर भी काफी हाई है। हाउ मेनी मल्टीवेरिएट सिग्मास इज द सिनेरियो अवे फ्रॉम द मीन, राइट। दैट इज योर महालनोबिस डिस्टेंस। किसी को इसमें कोई डाउट? एनी डाउट्स इन दिस? एग्जाम में न्यूमेरिकल टेस्ट नहीं करेगा, बट सिंस वो दिया था और इन्होंने खोल के नहीं लिखा था, तो मैंने अच्छे से आपको उसको बता दिया, बिकॉज ऊपर ऊपरी पढ़ के आप प्रॉपर्टीज को भी आंसर नहीं कर पाओगे, राइट। नेक्स्ट है आपका वोलाटिलिटी जी स्कोर। सेम है पूरा। वोलाटिलिटी जी स्कोर में द ओनली थिंग इज कि अब आप कोरिलेशन को इग्नोर कर रहे हो। यू आर चेकिंग द साइज ऑफ शॉक्स इग्नोरिंग कोरिलेशन, looking at the size of shocks ignoring correlation. It should be actually z की जगह आपका volatility z, volatility z। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, साइज ऑफ शॉक देख रहे हैं, इग्नोरिंग कोरिलेशन। इसका यूज क्या है? इसका यूज आगे जाके कोरिलेशन जी स्कोर निकालने में आएगा, तो वो हम देखेंगे। बट वोलाटिलिटी जी स्कोर, लेट मी शो यू। अब अगेन मैंने सेम चीज ली है, बट आप देख रहे हो मेरा ये जो था इंटरमीडिएट स्टेप, जहां पे मैं x माइनस म्यू को मल्टीप्लाई कर रहा था विद द इनवर्स ऑफ कोवेरियंस मैट्रिक्स, वो नहीं कर रहे। सीधा x माइनस म्यू को x माइनस म्यू ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां मेरा x माइनस म्यू है, राइट। अच्छा, उसको मैं साथ में स्टैंडर्डाइज भी कर रहा हूं, आप देख रहे हो, x माइनस म्यू डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वेरियस, मतलब x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा, और यहां पर भी x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। तो z निकाल रहे हैं बेसिकली, जी निकाल रहे, राइट। खाली एक्स माइनस म्यू नहीं ले रहे, मतलब वो सिर्फ याद रखने के लिए मैंने आपको बोला कि एक तो इनवर्स ऑफ वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स अपना हट गया, और खाली अपने एक्स माइनस म्यू नहीं ले रहे, अपने एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा भी ले रहे हैं, तो अपने जी लेके चल रहे हैं बेसिकली। तो एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा और उसका ही ट्रांसपोज ले लिया, एंड देन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कर दिया, एंड देन यहां पे अगेन आप क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो डायगनली, मतलब आप इन्हीं सिनेरियोस का स्कोर निकाल रहे हो, एंड देन उसको डिवाइड कर रहे हो बाय स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो वो आपका सिमिलर अप्रोच है। तो आपका वोलाटिलिटी जी स्कोर आ रहा है, क्या आ रहा है? वोलाटिलिटी जी स्कोर, वोलाटिलिटी जी स्कोर। तो वी हैव महालनोबिस, उसमें आप x माइनस म्यू लेते हो, आप इनवर्स ऑफ वेरियस कोवेरियस मैट्रिक्स लेते हो, दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, एंड देन उसको मल्टीप्लाई करते हो विद x माइनस म्यू ट्रांसपोज। यहां क्या है, आप x माइनस म्यू नहीं ले रहे, आप एक तरह से जी वन ले रहे हो, जी टू ले रहे हो, जी वन और जी टू उसी का आप ट्रांसपोज ले रहे हो, बिकॉज इसमें हम लोग वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स को इंक्लूड नहीं करते, एंड देन उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, एंड देन इंडेक्स कर रहे हैं, वैल्यूज को चेक कर रहे हैं, उसी के बाद उसको स्क्वायर रूट लेके, बिकॉज ये तो स्क्वायर है ना, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो स्क्वायर हो रहा है, तो उसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो आपका क्या आ गया? वोलाटिलिटी जी स्कोर, वोलाटिलिटी जी स्कोर, राइट। अगेन एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं टेस्ट करेगा, एग्जैक्ट फॉर्मूला से अपने को मतलब भी नहीं है, अपने को सिर्फ इंट्यूशन समझ में आनी चाहिए कि महालनोबीज में अपने क्या कर रहे हैं, अपने इनवर्स ऑफ वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स, मतलब आपका वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स इज एन इनपुट, तो वो आपको बता रहा है हाउ इज योर सिनेरियो अवे फ्रॉम द एवरेज, हाउ मेनी मल्टीवेरिएट सिग्मास अवे इज दिस जॉइंट शॉक, कंसीडरिंग आपका कोरिलेशन इन माइंड। और वोलेटिलिटी जी स्कोर में हम लोग कोरिलेशन इन माइंड नहीं रख रहे हैं, इग्नोरिंग कोरिलेशन हम लोग निकाल रहे हैं, हाउ मेनी multivariate sigmas is this scenario away from mean. Is that clear? And then आपका एक मेट्रिक है which is correlation z score. Correlation z score आपको हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड आर द फैक्टर्स मूविंग इन एन अनयूजुअल पैटर्न। अच्छा, एक बार आप देख लो यहां पे कंसिडरिंग द कोरिलेशंस मेरा कुछ सिनेरियो जी स्कोर आया है, दीज आर द वैल्यूज, एंड यहां पे ये आपका वोलाटिलिटी जी स्कोर आया है, वोलाटिलिटी जी स्कोर। तो सिनेरियो जी स्कोर आप वैल्यूज देख सकते हो और साथ में वोलाटिलिटी जी स्कोर देख सकते हो, इसमें हम लोगों ने कोरिलेशन को इंक्लूड नहीं किया। विदाउट कंसिडरिंग कोरिलेशन हम लोग बोल रहे हैं कि आपका शॉक साइज कैसा है, उसका प्लॉजिबिलिटी कैसा है। तो यहां पे फॉर एग्जांपल आपका 12 में जी लेस आ रहा है,
2.34, यहां पे 2.47 आ रहा है. इट इज कमिंग आउट टू बी हायर. दैट इज बिकॉज ऑफ कोरिलेशन. दैट इज बिकॉज ऑफ कोरिलेशन. तो वो कोरिलेशन का क्या इंपैक्ट है उसको हम लोग स्टडी करना चाह रहे हैं. उसके लिए हम लोग निकालेंगे कोरिलेशन जी स्कोर. कोरिलेशन जी स्कोर क्या है? आर द फैक्टर्स मूविंग इन एन अनयूजुअल पैटर्न. आर द फैक्टर्स मूविंग इन एन अनयूजुअल पैटर्न. राइट, हम लोग चेक कर रहे हैं. आर द फैक्टर्स मूविंग इन एन अनयूजुअल पैटर्न. अ पॉजिटिव जी स्कोर इंडिकेट्स अनयूजुअल सिनेरियो. तो कोरिलेशन का फॉर्मूला है मैक्सिमम ऑफ जीरो कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर सिनेरियो माइनस जी स्क्वायर वोलेटिलिटी. राइट, तो चेक करें एक बारी. मैंने यहां पे कोरिलेशन जी स्कोर भी निकाला है. कैसे? स्क्वायर रूट ऑफ मैक्सिमम ऑफ जीरो कॉमा आपका जी स्क्वायर सिनेरियो, इसका स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर आपका जो यहां पे वोलेटिलिटी में आया है. राइट, अब स्कोर जीरो आने का मतलब क्या है? स्कोर जीरो आने का मतलब है कोई अनयूजुअलनेस नहीं है. कोई अनयूजुअलनेस नहीं है. क्यों? आप ध्यान से सोचो. बेसिकली ये वर्क कैसे करता है? अगर आपका शॉक डायरेक्शन पॉजिटिव है और आपका कोरिलेशन भी पॉजिटिव है, मतलब आप दोनों को अपसाइड में शॉक कर रहे हो एंड आपका कोरिलेशन भी पॉजिटिव है, अनयूजुअलनेस इज लो. बिकॉज ठीक है, आप दोनों को अपसाइड में शॉक कर रहे हो, कोरिलेशन भी पॉजिटिव है, तो सही शॉक कर रहे हो, आपका अनयूजुअलनेस लो है. अच्छा, अगर आपका शॉक डायरेक्शन नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? आप दोनों जो वेरिएबल्स हैं उनको ऑपोजिट डायरेक्शन में शॉक कर रहे हो. एक को गिरा रहे हो, एक को बढ़ा रहे हो, और दोनों में कोरिलेशन भी नेगेटिव है, विच इज ओके. तो आपका अनयूजुअलनेस क्या है? लो. देखो, आप तो सिनारियो शॉक कर रहे हो. आप हाइपोथेटिकली ऐसा कर ही सकते हो ना कि एक को आपने बढ़ा दिया, एक को गिरा दिया. तो आप चेक कर रहे हो बाय कंपेयरिंग इट विद द कोरिलेशन कि यार कोरिलेशन भी क्या सेम डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा था? अगर कर रहा था तब तो अनयूजुअलनेस क्या है? लो. अदरवाइज अनयूजुअलनेस क्या है? हाई. जो कि मुझे कोरिलेशन जी स्कोर बताता है. तो वापिस से बता रहा हूं, अगर मेरा शॉक दोनों सेम डायरेक्शन में है, राइट, कि दोनों को मैं ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूं या दोनों को नीचे की तरफ लेके जा रहा हूं, और कोरिलेशन भी पॉजिटिव है, इसका मतलब मैंने सही डायरेक्शन में शॉक किया है. दोनों को मैंने बढ़ाया, हिस्टोरिकली देखा है दोनों साथ में बढ़ते ही हैं बिकॉज कोरिलेशन पॉजिटिव है. या दोनों को मैंने गिराया और हिस्टोरिकली मैंने देखा है दोनों साथ में गिरते ही हैं बिकॉज कोरिलेशन पॉजिटिव है. तो क्या कुछ अनयूजुअलनेस है? द आंसर इज नो. अनयूजुअलनेस इज लो. अगर सपोज मैंने एक को बढ़ाया, एक को गिराया, और हिस्टोरिकली भी हमने देखा है कि दोनों का कोरिलेशन नेगेटिव रहता है, तो मैंने सही किया है, तो अनयूजुअलनेस इज लो. लेकिन अगर मैंने दोनों को बढ़ा दिया लेकिन आपने हिस्टोरिकली देखा है कि आपका कोरिलेशन नेगेटिव है, तब तो आपने एक गलत सिनेरियो ले लिया ना. उसमें आपका अनयूजुअलनेस विल बी हाई. राइट, बिकॉज आपने दोनों फैक्टर्स को साथ में ऊपर की तरफ शॉक कर दिया, जबकि हिस्टोरिकली दोनों साथ में ऊपर जाते ही नहीं, एक बढ़ता है एक गिरता है. तो उस केस में आपका अनयूजुअलनेस विल बी हाई. तो आपका कोरिलेशन जी स्कोर भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. इन दोनों केसेस में आपका कोरिलेशन जी स्कोर जीरो आएगा. इन दोनों केसेस में आपका कोरिलेशन जी स्कोर पॉजिटिव आएगा. आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में शॉक कर दिया, जबकि हिस्टोरिकली देखा गया है कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो उस केस में आपका अनयूजुअलनेस विल बी हाई, आपका कोरिलेशन जी स्कोर विल बी हाई. राइट, तो जस्ट टू शो यू, यहां पर अगर आप देखोगे मैंने जो दोनों सिनेरियो लिए हैं, राइट, उसमें अंदर ही अंदर क्या हो रहा है? एक तो कोरिलेशन नेगेटिव है, यू कैन सी दैट. आपका कोवेरियंस अगर नेगेटिव है तो आपका कोरिलेशन भी नेगेटिव आएगा. आपका कोरिलेशन नेगेटिव है एंड मैंने जो सिनेरियोज लिए हैं उसमें शॉक डायरेक्शन भी क्या है? कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहा है. वो AR1 इंट्रोड्यूस करता ही है कि शॉक डायरेक्शन नेगेटिव है. राइट, मतलब अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप यहां पे देखोगे बढ़ रहा है, तो एचपीआई आपका गिर रहा है ना. अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर बढ़ रहा है तो एचपीआई आपका गिर रहा है. तो क्या कुछ अनयूजुअल है इस सिनारियो में? क्या कुछ अनयूजुअल हम लोग कर रहे हैं? हिस्टोरिकली मुझे दिख रहा है कि कोरिलेशन नेगेटिव है एंड मुझे यह भी दिख रहा है कि मेरा जो सिनेरियो डिजाइन है वो इसी तरीके से है कि दोनों का डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव. शॉक डायरेक्शन इज नेगेटिव, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है एंड मेरा एचपीआई गिर रहा है. तो कुछ अनयूजुअल नहीं है, तो आपका स्कोर यहां पे क्या आ रहा है? जीरो. योर कोरिलेशन जी स्कोर इज जीरो. अगर मैं इसको उल्टा कर देता ना, इमेजिन करो आपका कोरिलेशन पॉजिटिव है. इमेजिन करते हैं एक बारी, आपका कोरिलेशन पॉजिटिव है, राइट, और तब मैंने क्या किया? मैंने सिनेरियो ऐसा डिजाइन कर लिया कि मेरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, एचपीआई गिर रहा है. तो इसका मतलब
कोरिलेशन पॉजिटिव है, कोरिलेशन पॉजिटिव है, बट मैंने शॉक डायरेक्शन नेगेटिव ले लिया, तो क्या कोई अनयूजुअलनेस है? द आंसर इज यस। यहां आपका कोरिलेशन जी स्कोर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। कैन यू सी? आपका कोरिलेशन जी स्कोर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो कोरिलेशन जी स्कोर क्या कर रहा है? वो आपके सिनेरियो में अनयूजुअलनेस को स्कोर कर रहा है। बेसिकली अगर अनयूजुअलनेस है तो उस केस में दैट्स रॉन्ग ना, कि आपने एक सिनेरियो बनाया है जो कि प्लॉजिबल नहीं है। तो हाई मल्टीवेरिएट डिस्टेंस या हाई सिनेरियो जी स्कोर, हाई वोलेटिलिटी जी स्कोर, हाई कोरिलेशन जी स्कोर मींस लो प्लॉजिबिलिटी, राइट? हाई Mahalanobis distance, high scenario z score, high volatility z score and high correlation z score indicates low plausibility, because आपने एक अनयूजुअल सिनेरियो बनाया है जो कि हिस्टोरिकली लगता है कि ऐसा सिनेरियो नहीं हो सकता। तो आपको अगर सारे सिनेरियोज को रैंक करना है तो आप उस बेसिस पे रैंक कर सकते हो ना, बाय कंप्यूटिंग देयर सिनेरियो जी स्कोर, वोलेटिलिटी जी स्कोर, कोरिलेशन जी स्कोर। उससे आपको पता लग जाएगा कौन सा सिनेरियो प्लॉजिबल है, एंड जो नॉन प्लॉजिबल है उन सिनेरियोज को शायद आप अपने सिनेरियो जनरेशन में नहीं लोगे, राइट? तो वापस से यहाँ पे नेगेटिव कर देते हैं कोरिलेशन। अब आपका कोरिलेशन जी स्कोर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव में वो मैक्सिमम होके क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो मतलब कोई अनयूजुअलनेस नहीं है, राइट? तो जस्ट टू रिकॉल, महालनोबीज में हम लोग एक्स माइनस म्यू निकाल रहे हैं, देन उसको इनवर्स ऑफ वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन एक्स माइनस म्यू ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस तरह के सारे सिनेरियो कॉम्बिनेशंस का आपका एक मैट्रिक्स बन रहा है, उसमें आपका डिस्टेंस स्क्वायर निकल रहा है, राइट? सिनेरियो जी स्कोर निकालने के लिए आपको उसको स्टैंडर्डाइज करना है, उसको स्क्वायर रूट लेना है एंड उसको डिवाइड करना है बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स, राइट? वोलेटिलिटी जी स्कोर हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं टू चेक द इंपैक्ट ऑफ कोरिलेशन, कि कोरिलेशन आपने अनयूजुअल तो नहीं ले लिया अपने सिनेरियो के अंदर। तो उस केस में हम लोग एक बारी वापस से पूरा डिस्टेंस स्क्वायर निकाल रहे हैं, बट विदाउट कंसिडरिंग द कोरिलेशन। तो उस केस में अगेन आपका डी स्क्वायर आया, डी स्क्वायर आया, आपने वोलेटिलिटी जी स्कोर निकाला, एंड देन आप दोनों को कंपेयर कर रहे हो, सिनेरियो जी स्कोर एंड वोलेटिलिटी जी स्कोर, टू फाइंड आउट द कोरिलेशन स्कोर। अगर अनयूजुअलनेस है तो कोरिलेशन क्या है आपका? कोरिलेशन स्कोर विल बी हाई। अगर अनयूजुअलनेस नहीं है तो आपका कोरिलेशन स्कोर विल बी जीरो। ये मत सोचना कोरिलेशन स्कोर आपका यहाँ पे कोरिलेशन है, ये कोरिलेशन नहीं है कि ये नेगेटिव पॉजिटिव जीरो ये सब वैल्यूज लेगा। ये आपका स्कोर है, एक तरह से बता रहा है कि आपका सिनेरियो कितना प्लॉजिबल है। तो आपका हाई सिनेरियो जी स्कोर अगर होता है, या हाई वोलेटिलिटी जी स्कोर होता है, या हाई कोरिलेशन स्कोर होता है, दैट शोज योर सिनेरियो इज नॉट मच प्लॉजिबल, या आपका सिनेरियो इतना रियलिस्टिक नहीं है, राइट? तो ये सारे मैट्रिक्स आपके दिए हुए हैं, महालनोबिस, सिनेरियो, वोलेटिलिटी जी स्कोर एंड कोरिलेशन जी स्कोर। एक और सिनेरियो आपका दिया हुआ है, सिनेरियो प्रोबेबिलिटी, कि आप प्रोबेबिलिटी भी तो निकाल सकते हो उस सिनेरियो का, प्रोबेबिलिटी क्या है? बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, राइट? तो वो मैंने यहां पे निकाला है। ठीक है, मैंने क्या किया, अगेन सारे सिनेरियो ले लिए, यहां आप बेसलाइन भी ले सकते हो, स्ट्रेस्ड भी। अच्छा, मैं सेम चीज आपको बेसलाइन में भी करके दिखा देता हूं। आपके जी स्कोर के वैल्यूज आप देख सकते हो, इट्स कमिंग फ्रॉम 1 to 2.34, ये आपका आ रहा है 1 to 2.47, राइट? और ये दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ कोरिलेशन का इंपैक्ट। वोलेटिलिटी जी स्कोर एंड सिनेरियो जी स्कोर में सिनेरियो जी स्कोर आपका कम आ रहा है, क्योंकि आपने कोरिलेशन जो है वो रिस्पेक्ट किया है। आपका जैसा शॉक है, जिस डायरेक्शन में शॉक है वैसा ही आपका कोरिलेशन है, उसके कारण जी स्कोर आपका कम आ रहा है, वोलेटिलिटी जी स्कोर आपका हायर आ रहा है, राइट? मतलब हायर आने का मतलब क्या है? ये बोलना चाह रहा है कि ज्यादा इम्प्लॉजिबल है, बट महालनोबिस बोल रहे हैं कि कम इम्प्लॉजिबल है। मतलब इम्प्लॉजिबल है, प्लॉजिबिलिटी कम है क्योंकि 2.34 है, बट फिर भी एज कंपेयर टू दिस इम्प्लॉजिबल थोड़ा सा कम है, बिकॉज हमने कोरिलेशन को रिस्पेक्ट किया है। जैसा कोरिलेशन हिस्टोरिकली दिख रहा है वैसा ही मैंने शॉक डायरेक्शन लिया है, तो उस कारण से मेरा इम्प्लॉजिबिलिटी जो है वो घट गया, इम्प्लॉजिबिलिटी जो है वो घट गया। बिकॉज अबव 2 होना मतलब इम्प्लॉजिबल तो है सिनेरियो, अगर आप वैसे थ्रेशोल्ड लेते हो, लेकिन घट गया इम्प्लॉजिबिलिटी, क्योंकि अब आपने जो कोरिलेशन लिया है वो सही लिया है, वो आपने रिस्पेक्ट करते हुए लिया है हिस्टोरिकल डेटा को, राइट? और एक है कि आप परसेंटाइल भी निकाल सकते हो। तो यहां पे अच्छा, मैं आपको बेसलाइन का दिखा रहा था, बेसलाइन में इफ यू सी, आप देख रहे हो आपका सिनेरियो जी स्कोर कितना कम आ रहा है,
आपका वोलाटिलिटी जी स्कोर भी कितना कम आएगा, राइट। तो ऑब्वियसली आपका वोलाटिलिटी जी स्कोर भी कम आ रहा है, और यहां पे आपका सिनारियो जी स्कोर भी कम आ रहा है। तो बेसलाइन सिनारियो में, अच्छा, और बेसलाइन सिनारियो में कहीं ना कहीं वो नेगेटिव कोरिलेशन रिस्पेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, जिस भी तरीके से मैंने बेसलाइन डिजाइन किया है यूजिंग AR1 मॉडल, उसमें वो कहीं ना कहीं नेगेटिव कोरिलेशन जो है वो सिनेरियो में रिस्पेक्ट नहीं हो रहा, इसीलिए कोरिलेशन स्कोर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, राइट। दैट इज ओके। एंड यहां अगर आप देखोगे, यहां सिंस आपका कोरिलेशन जी स्कोर पॉजिटिव आ गया, इसीलिए आपका अब सिनेरियो जी स्कोर क्या है, हायर आया है देन वोलाटिलिटी। पहले उल्टा था ना। अगर आप स्ट्रेस्ड को देखते हो, स्ट्रेस्ड में सिनेरियो वाला कम था और वोलाटिलिटी वाला ज्यादा था, क्योंकि आपने रिस्पेक्ट किया था कोरिलेशन को। बेसलाइन में कहीं ना कहीं आपका कोरिलेशन रिस्पेक्ट नहीं हो रहा, इसीलिए वो फ्लिप हो गया। कैन यू सी, अब ये 0.29 हो गया, ये 0.30 हो गया। बट एक चीज बस याद रखना, हाई डिस्टेंस, हाई सिनेरियो जी स्कोर, हाई वोलेटिलिटी जी स्कोर, हाई कोरिलेशन जी स्कोर इंडिकेट्स लैक ऑफ प्लॉजिबिलिटी, कि वो सिनेरियो होने का चांस कम है, राइट। उसके अलावा हम लोग परसेंटाइल्स भी निकाल सकते हैं। तो यहां मैंने बेसलाइन लिया है x1 का, बेसलाइन लिया है x2 का, एंड मैं एज्यूम कर रहा हूं कि दोनों वेरिएबल्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं, एंड वो ज्वाइंटली भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बोथ द वेरिएबल्स आर ज्वाइंटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो मैं एज्यूम कर रहा हूं। एंड अकॉर्डिंगली मैं जो आपका बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं उस सिनेरियो की। तो पहले मैं उसको जी में कन्वर्ट कर रहा हूं, एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा करके, एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा, एंड देन मैं ज्वाइंट क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं। तो आप देख सकते हो ज्वाइंट क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी आपकी यहां पे आ रही है, कि उस सिनेरियो की ज्वाइंट क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या है, राइट। जैसे अपने 99 परसेंटाइल बोलते हैं, तो इसका मतलब कुछ तो प्रोबेबिलिटी है ना। 99 परसेंटाइल अगर बोल रहे हैं, या 1 परसेंटाइल अगर बोल रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आपका एक जॉइंट क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकल सकता है, वो अपने यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अगर आपको याद होगा, ठीक है, आई एम नॉट श्योर कितने लोग मेरे से FRM पार्ट 1 यहाँ पे पढ़े हैं कि नहीं, बट अगर आपको याद होगा, FRM पार्ट 1 में मैंने आपको पूरा सेंट्रल लिमिट थ्योरम दिखाया था, बाईवेरिएट सेंट्रल लिमिट थ्योरम, कि बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट हमने किया था। और भी मैंने एक चीज दिखाई थी, लेट मी जस्ट ओपन दैट शीट, 1 सेकेंड। तो ये हमने पूरा डिस्कशन किया था, मैंने पूरा प्रैक्टिकली आपको बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पूरा दिखाया था। FRM पार्ट 1 में क्वांट्स में अगर आपको याद हो, तो पूरा बाईवेरिएट नॉर्मल हमने देखा था। उसी लाइंस पे हम लोगों ने ये भी देखा था हर एक कॉम्बिनेशन का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इस पहाड़ में एक आउटकम आने का चांस क्या है, वो अपने PDF के थ्रू निकाल रहे थे, एक पर्टिकुलर आउटकम आने का चांस। अब अपने को CDF चाहिए, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, राइट। जैसे अपने परसेंटाइल निकालते हैं वो तो क्यूमुलेटिव होता है ना, उसी तरह से अपने को क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी चाहिए कि ये सिनेरियो आने का चांस क्या है, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं स्ट्रेस लेता हूं, तो आपका क्यूमुलेटिव चांस क्या आएगा, लो आएगा। तो आप देख रहे हो जितना आप एक्सट्रीम जा रहे हो, उतना प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट सिनेरियो इज आल्सो गोइंग डाउन, ऑब्वियसली, बिकॉज अगर आप एक्सट्रीम जाओगे तो वो सिनेरियो होने का प्रोबेबिलिटी और चांस विल गो डाउन, एज यू कैन सी ओवर हेयर। तो यहाँ पे मैं एक्सट्रीम जा रहा हूँ ग्रेजुअली, एंड अकॉर्डिंगली मेरा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकल रहा है। तो ये आपका सिनारियो प्रोबेबिलिटी है। ऑब्वियसली अगेन इसके अंदर पूरा आपको न्यूमेरिकल सॉल्यूशन यूज करना पड़ेगा, बिकॉज इसका कोई वेल डिफाइंड सॉल्यूशन नहीं है। तो वो अंदर में मैंने एक फंक्शन उसके लिए लिखा हुआ है, बाई वेरिएट। तो बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जाके हम लोग सारे सिनेरियोज का क्या कर रहे हैं, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। अकॉर्डिंगली अपने को पता लग रहा है उस सिनेरियो का होने का चांस क्या है। तो काम वही कर रहा है कि सिनेरियो होने का चांस क्या है वो अपने निकालना चाह रहे हैं। तो हाउ लाइकली इज दिस सिनेरियो टू अकर, 1 परसेंटाइल मींस 1 in 100 इवेंट, राइट। तो इसको सॉल्व करके मेरा वो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी आ रहा है, जॉइंट क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारे आपके क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स दिए हुए हैं, महालनोबिस डिस्टेंस,
सिनेरियो जी स्कोर, वोलेटिलिटी जी स्कोर, कोरिलेशन जी स्कोर एंड सिनेरियो प्रोबेबिलिटी। राइट। तो अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। आप ये भी कर सकते हो कि आप पहले नैरेटिव लो, उसके बाद सिनेरियो डिजाइन करो, देन आप सारे सिनेरियो कॉम्बिनेशन ले लो। जैसे यहाँ पे मैंने सारे कॉम्बिनेशन ले लिए, उसके बाद आप मार्क कर दो कौन सा सिनेरियो आपका प्लॉजिबल है, कौन सा कम प्लॉजिबल है, राइट, कौन सा मॉडरेटली प्लॉजिबल है, कौन सा हाईली प्लॉजिबल है, कौन सा इम्प्लॉजिबल है। आप ये भी मार्क कर सकते हो कौन सा सिनेरियो आपका एक्सट्रीम है, कौन सा सिनेरियो आपका मॉडरेट है, कौन सा सिनेरियो आपका माइल्ड है। तो आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप इस तरह का एक अप्रोच यूज करते हो फॉर सिनेरियो कंस्ट्रक्शन। राइट। अब थोड़ा सा क्वालिटेटिव डिस्कशंस कर लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। एक आपका क्वालिटेटिव कंसिडरेशन दिया हुआ है, फीचर्स ऑफ एमडीएस। तो फीचर्स ऑफ एमडीएस में ऑथर ने क्या बोला है कि एनालिस्ट का जजमेंट तो फिर भी रहेगा। नो डाउट यहां पे हम लोग सिनेरियो का प्लॉजिबिलिटी निकाल रहे हैं, बट क्या वेरिएबल्स चूज करने हैं, किस डायरेक्शन में शॉक करना है, कैसे शॉक करना है। जैसे मैंने 99 परसेंटाइल लिया, 1 परसेंटाइल लिया, कैसे शॉक करना है, स्ट्रेस के लिए अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है, एचपीआई को गिराना है, तो वो सब में एनालिस्ट का जजमेंट तो जाएगा ही। हाँ, हम लोग हाइपोथेटिकली बिल्कुल सिनेरियो नहीं ले रहे कि अपने शॉक कुछ भी उल्टा पुल्टा ले लिया, अपने उसके लिए प्लॉजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि एनालिस्ट का जजमेंट ही खत्म हो गया। एनालिस्ट का जजमेंट तो फिर भी है वेरिएबल सिलेक्शन में, शॉक डायरेक्शन में, शॉक करने का मैकेनिज्म क्या है उसमें। उसके बाद डेफिनेटली हम लोग उन्हीं सिनेरियोस को लेके चलेंगे जो कि प्लॉजिबल है। हम लोग आर्बिट्ररी शॉक्स नहीं लेंगे, वही वो बोलना चाह रहा है कि एनालिस्ट का जजमेंट फिर भी रहेगा। मैट्रिक्स आप नॉर्मल पीरियड का भी चूज कर सकते हो, आप स्ट्रेस्ड पीरियड का भी चूज कर सकते हो। राइट। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिखाया क्रेडिट रिस्क का, लेट मी शो यू वन एग्जांपल फ्रॉम मार्केट रिस्क। तो मार्केट रिस्क में फॉर एग्जांपल 1987 का जो क्रैश हुआ था, मैं जस्ट उसके बिफोर और उसके आफ्टर का अगर डेटा लेके चलता हूं, एसएनपी का एंड फुटसी का, एंड उसके बेसिस पे मैंने एक वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स यहाँ पे बनाया है। राइट। और एक मेरा करंट पीरियड का वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स है। तो आप देख सकते हो करंट पीरियड में आपका वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स थोड़ा सा माइल्ड है, स्ट्रेस्ड पीरियड में आपका वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स इज हायर बिकॉज वोलेटिलिटी एंड कोरिलेशन बोथ स्पाइक ड्यूरिंग क्राइसिस। तो आप कौन से पीरियड का वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स लोगे वो भी आप डिसाइड कर सकते हो खुद से। तो आपके पास चॉइस है कि आपको कौन सा लेना है, नॉर्मल पीरियड का, एवरेज पीरियड का, या स्ट्रेस्ड पीरियड का। राइट। अकॉर्डिंगली यू कैन चेक फॉर प्लॉजिबिलिटी। राइट। बिकॉज मे बी कोई सिनेरियो आपको इम्प्लॉजिबल लगेगा ड्यूरिंग नॉर्मल पीरियड्स, बट जब आप हाई वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स लोगे तो आपको वही क्या दिखेगा, विद इन द प्लॉजिबिलिटी थ्रेशोल्ड्स। तो इसीलिए आपको मैट्रिक्स को बहुत ठीक से चॉइस करना है, चूज करना है। राइट। एंड तीसरा इन्होंने क्या बोला है कि कहीं ना कहीं जो आपका एमडीएस है ना, वो लीनियर सिनेरियोस को ही लेके चल रहा है। कोई भी स्ट्रक्चरल शिफ्ट आता है, कोई भी रेजीम शिफ्ट आता है इकोनॉमी के अंदर, ऑब्वियसली वो यहाँ पे बिल्ड इन नहीं हो रहा। स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो गया, रेजीम शिफ्ट हो गया, वो यहाँ पे हम लोग कैप्चर नहीं कर रहे। हम लोग लीनियर जो शिफ्ट्स हैं उसी में क्या क्या हो सकता है उसी को कैप्चर कर रहे हैं। राइट। एंड वाई एमडीएस, एमडीएस क्यों अच्छा है, आपको एक तो प्लॉजिबिलिटी पता लग रहा है सारे सिनेरियोस का, एक डिसिप्लिन आ रहा है कि आप आर्बिट्ररीली कुछ भी शॉक्स नहीं ले रहे, कुछ भी उल्टे पुल्टे शॉक्स नहीं ले रहे। आप सिनेरियोस डिजाइन करके उसका प्लॉजिबिलिटी चेक कर रहे हो एंड अकॉर्डिंगली यू आर फाइनलाइजिंग द सिनेरियोस। तो एक डिसिप्लिन रह रहा है एनालिस्ट के अंदर। आप मल्टीपल सिनेरियोस को कंपेयर कर सकते हो एंड देन यू कैन क्लासिफाई द सिनेरियोस इन मॉडरेट, सीवियर एंड एडवर्स बेस्ड ऑन द प्लॉजिबिलिटी स्कोर, जैसे मैंने बोला। फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास अभी भी है कि आपको कौन सा मैट्रिक्स चूज करना है, आपको किन मैकेनिज्म से सिनेरियोस जनरेट करने हैं, आपको क्या वेरिएबल्स चूज करने हैं, वो सारा फ्लेक्सिबिलिटी तो एनालिस्ट के पास ही है ना। एंड रेलेवेंस, आपको लगता है हिस्टोरिकली कोई मैट्रिक्स आपका सही नहीं है, आजकल वो कोरिलेशन चेंज हो गया है, सपोज गोल्ड और इक्विटी में, तो आप वो कोरिलेशन मैट्रिक्स को अकॉर्डिंगली हाइपोथेटिकली चेंज भी कर सकते हो बेस्ड ऑन द फ्यूचर। तो वो आपका रेलेवेंट भी रहेगा। अगर आपको लगता है पास्ट रेलेवेंट नहीं है, आज आपका मैट्रिक्स चेंज हो गया है, तो उस केस में आप उस मैट्रिक्स को एडजस्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड फ्यूचर। दैट इज योर रेलेवेंस। तो एमडीएस के एडवांटेजेस क्या है, प्लॉजिबिलिटी, डिसिप्लिन इंबाइब कर रहा है कि आप आर्बिट्ररी कुछ भी स्ट्रेस नहीं लोगे, कंपेरेबिलिटी इंश्योर कर रहा है, राइट, कि आप मल्टीपल सिनेरियोस को कंपेयर कर सकते हो बेस्ड ऑन प्लॉजिबिलिटी स्कोर, फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योर कर रहा है, राइट, कि आपका एनालिस्ट का जजमेंट फिर भी रहेगा, राइट, रेलेवेंस
अगर कोई वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स फ्रॉम हिस्टोरिकल डेटा इज नॉट रेलिवेंट टुडे, तो यू कैन एडजस्ट द मैट्रिक्स एंड अकॉर्डिंगली चेक फॉर द प्लॉजिबिलिटी स्कोर, राइट। मार्केट ड्रिवन सिनेरियो के स्टेप्स क्या है? सबसे पहले सिनेरियो को फ्रेम करो, देन ड्राइवर्स को चूज करो, जैसे मैंने चूज किया एचपीआई अनएम्प्लॉयमेंट रेट। देन उसके शॉक्स को कैलिब्रेट करो, जैसे मैंने ऑटो रिग्रेशन मॉडल ऑफ ऑर्डर वन एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल क्रिएट करके शॉक्स को कैलिब्रेट किया। देन फैक्टर्स को प्रोपागेट करो। फैक्टर्स मतलब जैसे मेरा पीडी इज अ फैक्टर, तो पीडी पे क्या इंपैक्ट है वो फैक्टर्स आप प्रोपागेट करो। एंड देन उसका इंपैक्ट देखो पोर्टफोलियो पे, कि पोर्टफोलियो में कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। तो सबसे पहले सिनेरियो को फ्रेम करना है, देन ड्राइवर्स को आप सिलेक्ट करो कि मैं डिफॉल्ट रेट को स्ट्रेस करना चाहता हूं, ये मेरा सिनेरियो है। उसके लिए मैं एचपीआई अनएम्प्लॉयमेंट रेट को ड्राइवर्स चूज करता हूं। अब मैं एचपीआई अनएम्प्लॉयमेंट रेट को शॉक करूंगा, उसके बेसिस पे अपना इंपैक्ट देखूंगा ऑन डिफॉल्ट रेट, एंड उसके बेसिस पे अपना इंपैक्ट देखूंगा ऑन लॉसेस और प्रॉफिट्स। दैट इज पोर्टफोलियो इंपैक्ट, राइट। देन ऑथर ने एक दिया है कि आपका जो मार्केट ड्रिवन सिनेरियोज है उसमें चैलेंजेस क्या है, कंसिडरेशंस क्या है। एक चैलेंज बोला है सब्जेक्टिविटी, कि सब्जेक्टिविटी तो अभी भी रही ना, कि आपको क्या तरीके से सिनेरियो जनरेट करना है, सब्जेक्टिव है। क्या वेरिएबल्स चूज करने हैं, सब्जेक्टिव है। आपका नैरेटिव क्या है, सब्जेक्टिव है। ये चीज आपको सिर्फ क्या कर रही है, प्लॉजिबिलिटी बताने में हेल्प कर रही है, बट सब्जेक्टिविटी तो खत्म नहीं हुई। दैट इज अ चैलेंज। ओवर अंडर सिलेक्शन, कई बार आप बहुत सारे वेरिएबल्स चूज कर सकते हो। ओवर सिलेक्शन, कई बार आप बहुत कम वेरिएबल्स चूज करोगे जो मे बी स्ट्रेस टाइम पे आपके वर्क ही नहीं करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो स्ट्रेस पीरियड में ब्रेक हो गया, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट रेट ने क्या शो किया कि डिफॉल्ट बहुत हाई होगा, लेकिन एक्चुअल में डिफॉल्ट हाई हुआ ही नहीं बिकॉज ऑफ मोरेटोरियम एंड ऑल। तो अगर मैं खाली अनएम्प्लॉयमेंट रेट को लूंगा इट्स रॉन्ग ना। तो मेरे को अगर और वेरिएबल मैंने लिए होते तो शायद मेरा मॉडल इतना फेल नहीं हुआ होता, अगर मैंने और भी मल्टीपल वेरिएबल्स को लिए होते। क्योंकि अभी मैंने सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट रेट को लिया एंड ये वेरिएबल जो है वो ब्रेक हो गया, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ा बट गवर्नमेंट ने मोरेटोरियम्स दे दिया तो डिफॉल्ट इतना नहीं बढ़ा। तो सिर्फ कम वेरिएबल लेने के कारण मेरा मॉडल ब्रेक हुआ है। तो अगर मैं ज्यादा वेरिएबल लेता तो शायद मॉडल ब्रेक ना होता, राइट। तो ओवर सिलेक्शन, अंडर सिलेक्शन। मैट्रिक्स रिस्क, अगेन मैट्रिक्स आप कौन से पीरियड का चूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका प्लॉजिबिलिटी स्कोर चेंज होगा। आप स्ट्रेस पीरियड का चूज कर रहे हो या नॉर्मल पीरियड का। कोहेरेंस मतलब क्या होता है, आपका जो भी सिनेरियो है वो कितना लॉजिकल है। तो ज्वाइंटली चेक करना एक सिनेरियो का लॉजिकलनेस इज डिफिकल्ट, इसीलिए हमारे पास कोरिलेशन जी स्कोर और इस तरह के मैट्रिक है। बट वो चैलेंज है ना कि अपने को क्वांटिफाई करना है। नो डाउट अपने मैट्रिक्स सीख लिए, बट इन जनरल बोल रहा है कि ज्वाइंटली सिनेरियो का प्लॉजिबिलिटी चेक करना इज अ चैलेंज। हिस्ट्री से आप वैलिडेट नहीं कर सकते, जो भी सिनेरियो आप ले रहे हो फ्यूचर में है। एंड आपका तो एलाबाई ये था ना कि आपको हिस्टोरिकल सिनेरियो नहीं लेने हैं, इसीलिए आप फ्यूचर में अपने मन से सिनेरियो बना रहे हो। तो आप उसको वैलिडेट नहीं कर पाओगे, आपको हमेशा ऐसा लगेगा क्या ये हो भी सकता है कि नहीं, बिकॉज आप उसको पास्ट से वैलिडेट नहीं कर पा रहे ना। कोरिलेशन ओवरराइड्स, ये इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर एक केस स्टडी भी दिया है कि काफी बारी आपका जो कोरिलेशन है वो सही नहीं है, जो मैंने बोला हिस्टोरिकल। तो उस केस में आप ओवरराइड करोगे, मतलब मैन्युअली उस कोरिलेशन को एडजस्ट करोगे। सपोज आप क्या बोलोगे कि कोरिलेशन मैट्रिक्स को शॉक कर दो बाय 20%, कर सकते हैं। तो उस केस में आपका 20% बढ़ जाएगा। तो वो ओवरराइड्स आपको अप्लाई करने पड़ सकते हैं अगर आपको लगता है कोई हिस्टोरिकल कोरिलेशन फ्यूचर में वर्क नहीं करेंगे तो। नॉन लीनियरिटी, वो मैंने बोला कि जो भी आपके नॉन लीनियर शिफ्ट है, स्ट्रक्चरल शिफ्ट, रेजीम शिफ्ट, कुछ ऐसा सिनेरियो हो गया कि रेजीम ही चेंज हो गया, जैसे कहीं ना कहीं कोविड वाज अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट कि लोग वर्क फ्रॉम होम में आ गए, राइट। तो ऐसे तरह के शिफ्ट एक्चुअली हम लोग कैप्चर नहीं कर पाएंगे सिनेरियो एनालिसिस में, या वो हमारा इंटेंशन नहीं है। इंटरप्रिटेशन जो है, मतलब काफी सारे लोगों को लगता है ये जो सिनेरियोज हमने क्रिएट किए ना ये फोरकास्ट है, तो वो अपने को कम्युनिकेट करना है एनालिस्ट को कि भाई ये फोरकास्ट नहीं है, ये तो सिनारियोज ही हैं। हम लोग यहाँ पे फोरकास्ट क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा। ये सारे आपके सिनारियो टूल्स हैं, ना कि फोरकास्टिंग टूल्स। क्योंकि लोगों को लग सकता है ना कि टाइम सीरीज मॉडल यूज कर रहे हैं, AR1 यूज कर रहे हैं तो फोरकास्टिंग कर रहे हैं। फोरकास्टिंग नहीं कर रहे, हम लोग सिनारियोज जनरेट कर रहे हैं। एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, आप टीम में सबसे इनपुट्स लोगे तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आप इनपुट सबके लो बट अनबायसली एक्ट करो इंडिपेंडेंटली। तो वो थोड़ा सा एक चैलेंज रहेगा, दैट इज योर कोऑर्डिनेशन, राइट।
क्योंकि सब लोग बोलेंगे ये सिनेरियो तो प्लॉजिबल नहीं है, ये सिनेरियो होना चाहिए। तो सबके अलग अलग मिक्स्ड ओपिनियंस है। उसको कैसे ध्यान में रखते हुए आप पूरा सिनेरियो डिजाइन करोगे, दैट इज योर कोऑर्डिनेशन। और फिर एक केस स्टडी छोटी सी दी है ब्रेग्जिट के ऊपर। ब्रेग्जिट में आपको पता है कि यूके जो है वो ईयू को एग्जिट किया था, राइट। वो एक सिनेरियो क्यों है? बिकॉज जब भी कोई सपोज यूके ईयू को एग्जिट करेगा, तो जो भी फ्री ट्रेड्स थे ईयू के अंदर, अब तो वो फ्री ट्रेड्स खत्म हो जाएंगे ना, तो बिजनेसेस नेगेटिवली इंपैक्ट होंगे। तो बिजनेसेस नेगेटिवली इंपैक्ट होंगे तो इक्विटी का प्राइस भी गिरेगा, क्रेडिट स्प्रेड भी बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ेंगे, राइट। उसके अलावा आपके डिफॉल्ट्स भी बढ़ेंगे, बिकॉज अब बिजनेसेस को प्रॉब्लम आएगी। जो फ्री ट्रेड्स इजीली अवेलेबल थे बिटवीन ईयू, अब वो अवेलेबल नहीं है बिकॉज यूके ने एग्जिट कर दिया ईयू को। और एग्जिट करने का रीजन क्या था? कि हमें अपना कंट्रोल चाहिए। आज अगर आपको लगता है कि नॉर्थ इंडिया को अलग कंट्रोल करना है फ्रॉम इंडिया, तो आप उसको अलग कर जा रहे हो। आप बोल रहे हो अब मैं इंडिया का पार्ट नहीं हूं। तो उस केस में अब आप ट्रेड भी नहीं कर पाओगे इंडिया के साथ इजीली, बाकी पार्ट्स के साथ। लेकिन आपके एडवांटेज क्या होगा? कि यू हैव योर ओन कंट्रोल। आपके खुद के लॉज है, खुद के कंट्रोल है। अब आप ईयू लॉज से गवर्न नहीं होते, अब आप यूके लॉज से गवर्न होते हो, राइट। अब जो नॉर्थ इंडिया की जॉब्स है वो नॉर्थ इंडिया में रहेगी, वो बाहर नहीं जाएंगी। मैं एक सिनारियो बोल रहा हूँ, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, बट ऐसा एक सिनारियो आप सोच सकते हो। तो वैसा ही हुआ था आपका ब्रेग्जिट के अंदर, कि यूके ने बोला कि हम लोग ईयू को छोड़ देंगे, ठीक है, और छोड़ा भी, बट विदाउट अ मेजर क्राइसिस। उसके कारण अनसर्टिनिटी हुआ। जब भी ऐसा कुछ डिसीजन होगा, ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है कि यूके ईयू को छोड़ रहा है, तो उस केस में सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स चेंज होंगे, ठीक है, लॉज अलग आएंगे, तो अनसर्टिनिटी आएगी। जहां अनसर्टिनिटी आती है वहां मार्केट्स गिरती हैं, क्रिएटिंग मॉडरेट अनसर्टिनिटी रादर देन अ ग्लोबल शॉक। दिस shocked only the main UK markets, stocks, bonds, currency, banks, and credit spreads, since these would react most directly, and used scenario Z scores to stress reasonable stress levels. Right. A covariance matrix then spread these shocks naturally to global markets. लेकिन खाली यूके की मार्केट इंपैक्ट होगी वैसा तो नहीं है, तो ग्लोबल मार्केट्स भी इंपैक्ट होंगी। तो उसके लिए आप कोवेरियंस मैट्रिक्स यूज कर सकते हो कि यूके का मार्केट का ग्लोबल मार्केट के साथ क्या लिंक है। ये बोल रहे हैं एज अ फंड मैनेजर जो भी ब्रेग्जिट हुआ उसके कारण आप अपने पोर्टफोलियो में क्या शॉकिंग करोगे। तो आपका जो यूके का स्टॉक मार्केट है, बॉन्ड मार्केट है, करेंसी मार्केट है, स्प्रेड मार्केट है, वो तो इंपैक्ट हो गई। बट सिंस देर इज अ कोरिलेशन बिटवीन यूके का मार्केट एंड ग्लोबल मार्केट, तो वो कोरिलेशन को भी आपको रिस्पेक्ट करना है। तो a covariance matrix then spread these shocks naturally to global markets, while any unrealistic relationships were manually corrected to match economic logic. फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने क्या बोला है कि स्टॉक गिरेंगे, क्रेडिट स्प्रेड बढ़ेगा। उस टाइम पे शायद डेटा में ऐसा दिखा था कि स्टॉक गिरना और साथ में क्रेडिट स्प्रेड बढ़ना, ये तो होगा ही। स्टॉक गिरेंगे, खराब मार्केट में क्रेडिट स्प्रेड बढ़ेंगे, बट उसका जो मैग्नीट्यूड आया था ना, वो हिस्टोरिकली सही नहीं आया था। नेगेटिव कोरिलेशन आया था, बट मैग्नीट्यूड वाज नॉट करेक्ट। तो उसको ओवरराइड करके मैन्युअली एडजस्ट किया गया था एंड कोरिलेशन को इंक्रीज किया गया था, राइट। यही वो केस स्टडी में दे रहा है कि आपको कोरिलेशन रिस्पेक्ट करना है एंड कहीं ना कहीं आपको कोरिलेशंस को एडजस्ट भी करना है अगर हिस्टोरिकली आपको सही नहीं लग रहे। Finally, the shocks were applied to portfolios to see how losses and gains would balance out, helping managers understand their risk rather than forcing hedging decisions. तो अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट क्या देखना है अपने को? कि जो भी आपका पोर्टफोलियो है उसमें कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, इनफैक्ट लॉस ही होगा, तो कितना लॉस होगा, एंड वो लॉस को जो आपको मैनेज करना है फिर आप कर सकते हो, राइट। तो अच्छी रीडिंग है। ये मैट्रिक्स मुझे काफी अच्छे लगे। अगर इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी देता तो और अच्छा होता, बट मेरे ख्याल से क्वेश्चन ज्यादा क्वालिटेटिव ही आएगा इस पूरे रीडिंग में। बट आई होप आपको फील समझ में आ गया होगा कि सिनेरियो कैसे जनरेट करते हैं, एंड देन सिनेरियो का आपको प्लॉजिबिलिटी भी चेक करना है, आपको कोरिलेशन को भी इंश्योर करना है। मतलब आपको कोरिलेशन को समझते हुए यू हैव टू चेक फॉर द प्लॉजिबिलिटी ऑफ सिनेरियो, राइट। तो यही टॉपिक था। ये समरी शीट में आपको दे दूंगा, बिकॉज थ्योरी था तो मैं ऐसे नोट्स आपको नहीं दिखाया कोई। उससे अच्छा इस तरह का माइंड मैप देखो एंड चैप्टर को 5-10 मिनट्स में रिवाइज करके निकल जाओ। इसके क्वेश्चंस आप एक बार ही अपने एंड पे देख सकते हो। जब सारे नए रीडिंग्स हो जाएंगे तो मैं उसके क्वेश्चंस भी साथ में करवा दूंगा, ठीक है। चलो देन, ओके, बाय।